भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति का जो आज आप सभी अनावरण करने जा रहे हैं, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। आप सबका योगदान है इसमें। जिसने धन से योगदान दिया, परिश्रम से योगदान दिया, मनोबल बढ़ाने में योगदान दिया, या आज उपस्थित होकर दिया, अपना समय दिया, उन सब का योगदान आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में है। बाबा साहब के इस अनावरण, मूर्ति अनावरण में आपका पूरा योगदान है। और हम सब मिलके मेरे संक्षिप्त भाषण के बाद हम लोग आज वो पुण्य कार्य आप लोगों के समक्ष और आप लोगों के साथ संपन्न किया जाएगा। अभी लक्ष्मीनारायण मुंडेल जी ने बहुत अच्छी बात कही और कंदोई जी ने भी उस बात को दोहराया कि बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो किसी एक समाज की धरोहर नहीं है। बस बदकिस्मती से उनको दलितों का मसीहा का ही एक दलितों का मसीहा निश्चित रूप से थे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उनका योगदान आधुनिक भारत के निर्माण में है। आपको ध्यान होगा, अगर बाबा साहब की जीवनी के बारे में आप पढ़ेंगे तो आजादी से पहले महिला अधिकारों के बारे में, यहां माताएं बहनें महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं के अधिकारों के बारे में उन्होंने 100 वर्ष से पहले बात शुरू कर दी थी। और आज इनमें से कोई अगर सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं महिला, मातृत्व अवकाश जिसको चाइल्ड केयर लीव कहते हैं, राज्य सरकार 730 दिन किसी भी महिला को मातृत्व अवकाश देती है पूरे करियर में। कितनी बड़ी सुविधा है। और ये आइडिया कब शुरू हुआ? बाबा साहब ने 100 साल पहले इस विचार को रखा था। श्रमिकों की बात करें, 100 साल पहले हम अधिकतर सभी लोग श्रमिक थे, चाहे खेतों में श्रम कर रहे होंगे या कहीं और श्रम कर रहे होंगे। हम में से कोई ऐसा, मेरे ख्याल से कोई धनाढ़ सेठ या बहुत इक्का दुक्का कोई होगा, बट हम सब अधिकतर 99% श्रम करते थे। और श्रमिकों की बात बाबा साहब ने उठाई, श्रमिकों के अधिकारों की बात बाबा साहब ने उठाई, उनके लिए जो वेलफेयर कल्याण की बातें हैं वो बाबा साहब ने उठाई। और देखिए, कई बार जो व्यक्ति करता है वो एक्शन जो होता है वो विचारों के बाद होता है। और विचार कैसे आते हैं? विचार आते हैं गहन अध्ययन के बाद, रिसर्च के बाद, शोध के बाद। और बाबा साहब ने, जैसा मन से भी कहा गया, मैं ज्यादा नहीं दोहराऊंगा, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। और 100 व्यक्तियों में जो टॉप वर्ल्ड के आज तक इंटेलिजेंट जो पर्सनालिटीज हैं उनमें से एक थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहां आज भी उनका आलेख लगा हुआ है, उनकी मूर्ति लगी हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन, मतलब उनका जो कार्य क्षेत्र था या उनका अध्ययन के क्षेत्र थे, उन्होंने जो भी किया उन्होंने उसमें महारत हासिल की, एक्सीलेंस हासिल किया, नंबर 1 रहे। आजादी से पहले अर्थशास्त्र में उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन अर्थशास्त्री के रूप में उनकी जीवनी पे बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं डाला गया। भारतीय रुपये पे उन्होंने शोध किया, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जो आइडिया था उन्होंने दिया, तो आजादी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक भी बना। भारतीय जितने भी हमारे बड़े बड़े बांध बने,
उनकी सारी योजना बाबा साहब के परिकल्पना की थी। ये सारी बातें आजादी से पहले कर चुके थे और इसीलिए जब संविधान निर्माण की बात आई, प्रारूप समिति की बात आई, तो हमारे जो बड़े नेता थे उस वक्त, उन्होंने एक स्वर में बाबा साहब को उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। और मैं यहां जिनको शुरू में मैंने जो बात की थी आपसे कमेटी वाली, उसको पुनः मैं बताना चाहूंगा कि जो भी सदस्य थे किसी ना किसी कारणवश वो अपना इतना योगदान नहीं दे पाए और अंततः बाबा साहब के कंधों पे भारतीय संविधान लिखने का, उसको एक शेप देने का, फाइनल ड्राफ्ट को शेप देने का ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों पे आई और उसके बखूबी उन्होंने निभाया। और जैसा कहा गया, सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक संविधान है। और ये जो आप कहते हैं कॉपी करने वाली बात, देखिए दुनिया में कोई भी आइडिया जो है वो हमारे मानव संस्कृति से धीरे धीरे विकास होते एक आइडिया डेवलप होता है। हम बीज भी जब बोते हैं जमीन में तो बीज होता है पहले, फिर धीरे से पौधा फूटता है और उस पौधे की अगर हम रखवाली नहीं करें तो मर जाता है, फिर वो वृक्ष में तब्दील होता है, लोगों को छाया देता है, फल देता है, फूल देता है। आइडिया, किसी आइडिया को आगे तक ले जाना भी कई बार एक बहुत बड़ी बात होती है। आजकल आप स्टार्टअप्स की बात सुन रहे होंगे। स्टार्टअप्स क्या है? स्टार्टअप का मतलब है मेरे पास कोई आइडिया है, उस आइडिया से मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। तो आइडिया तो हो सकता है बहुत लोगों के पास हो, लेकिन बिजनेस जो शुरू करेगा उसको आगे तक ले जाएगा, करोड़ों का उसको वैल्यू नेटवर्थ बनाएगा, असली आइडिया का इंप्लीमेंटेशन तो उसने किया। तो निश्चित रूप से जितना उस वक्त संसार में दूसरे देशों के संविधान थे उनका अध्ययन किया गया। प्रजातंत्र, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दिए। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो फ्रांसीसी क्रांति में ये तीन जो प्रिंसिपल्स आए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो यही इन्हीं तीन प्रिंसिपल्स पे हमारा पूरा संविधान की नींव रखी गई है। और अगर आप प्रस्तावना या प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें पूरा सार हमारे भारतीय संविधान का आ जाएगा। चाहे वो हमारे मौलिक अधिकारों की बात हो, चाहे मौलिक कर्तव्यों की बात हो या नीति निर्देश की बात हो। दूर की सोच भी देखिए, जो नीति निर्देश है, संविधान निर्माताओं को, विशेषकर बाबा साहब को ये इल्म था कि बहुत से काम एक आजाद देश की सरकार संसाधन के बगैर लागू नहीं कर पाएगी, और इसको आज की तारीख में मौलिक अधिकार की परिधि में रखना न्याय संगत नहीं होगा, सही नहीं होगा। तो उन्होंने नीति निर्देश में डाले ताकि गवर्नमेंट्स को, आगे आने वाले सरकारों को ये रहे कि ये नीति निर्देश हैं, इन पे भी आप उतना ही ध्यान दीजिए जितना मौलिक अधिकारों को देते हैं। और आपको पता होगा उन्हीं नीति निर्देशकों में अब हमारे पास शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में आ गया है। ये पहले नीति निर्देश में था। तो जब जब सरकारें सक्षम होंगी, जब जब जागरूकता बढ़ेगी, लोगों की मांग बढ़ेगी, इस तरह के जो अधिकार हैं वो हमारे मौलिक अधिकारों में आएंगे। राइट टू प्राइवेट डेटा, ये भी मौलिक अधिकार आएगा। अब आप देखिए कि कितना हमारा डेटा ऑनलाइन जा रहा है, हमारे पास उस डेटा का कुछ नहीं पता।
ये भी एक समय हो सकता है, राइट टू प्रोटेक्शन, अभी बिल भी आया है डेटा प्रोटेक्शन का। तो ये बहुत से चीजें हैं जो समाज के जब उत्पत्ति होती है और समाज जब आगे विकास करता है तो कुछ नए नए डेवलपमेंट्स होते हैं, विकास होते हैं, उसके कारण नए नए कानूनों की भी आवश्यकता होती है और नए नए परिभाषाओं की भी आदत होती है, मांग होती है। तो भारतीय, कहना यह चाह रहा हूं कि भारतीय संविधान केवल कमजोर वर्ग, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए नहीं है। भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए है और भारतीय संविधान में वो सारी बातें निहित हैं जो एक प्रजातांत्रिक स्वतंत्र गणराज्य भारत जैसे देश के लिए आवश्यक है। वो सारी बातें हैं उसमें। और कई बार आपने देखा होगा कि जब संविधान को छेड़ने की बात आती है तो किस तरह भावनाएं उद्वेलित होती हैं, क्योंकि हमारी सदियों की संस्कृति, हमारे सदियों की मेहनत इस संविधान में समाहित है। भारत में जिसकी विविध क्षेत्र हैं, विविध भाषाएं हैं, विविध जातियां, विविध धर्म हैं, उसमें एक पॉलिसी नहीं चल सकती, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं चल सकती। डाइवर्सिटी या विविधता हमारे देश की पहचान है। इस पहचान को आप एक रूप नहीं दे सकते। संविधान ने भी यही किया, सबके लिए एक समावेश करके सारे जो बिंदु हैं वो संविधान में डाले गए हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का मैं मुंडेल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ये बिंदु उठाया कि इनकी जीवनी, इनके विचार हर भारतीयवासी के लिए है। और देखिए, बाबा साहब को कई बार केवल आरक्षण के लिए लोग जानते हैं या उसके आगे नहीं जानना चाहते, ये भी एक सत्य है। लेकिन बाबा साहब आरक्षण तो केवल एक छोटी सी सुविधा थी जो उन्होंने हजारों वर्ष से वंचित लोगों के लिए एक सुविधा दी, और उसमें तो केवल अभी 75 वर्ष हुए हैं। कहां हजारों वर्ष और कहां 75 वर्ष, समय लगेगा। जो कमजोर वंचित वर्ग है वो सक्षम होंगे, वो आगे आएंगे, उनको अभी सहारे की जरूरत है। परिवार में भी हम देखते हैं, अगर कोई बच्चा कमजोर है उसको एक्स्ट्रा खुराक दी जाती है ताकि वो दूसरे बच्चों, दूसरे परिवार के सदस्यों के बराबर आ सके। अगर पढ़ाई में कमजोर है तो उसका ट्यूशन लगाया जाता है। तो देश भी एक परिवार है और हर देशवासी की और गवर्नमेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि हर भारतीय को उस स्तर तक लाए। और इसके साथ जुड़ी है हमारी देश की ताकत। हम कई बार कहते हैं कि भारत अब सुपर पावर बनेगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार है, जब तक इस देश में जातिगत भेदभाव, जातिगत अत्याचार और वैमनस्यता जाति को लेकर चलती रहेगी, तब तक देश को जो मजबूती मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। ये हम सबके हित की बात है, चाहे कोई भी समाज हो, सबके हित की बात है, पूरे देश के हित की बात है। और अंग्रेजी में एक फ्रेज है, द चेन इज एज स्ट्रॉन्गेस्ट एज द वीकेस्ट लिंक। यानी अगर आप कोई जंजीर लें, जंजीर में सारी कड़ियां मजबूत हैं, एक दो कड़ी कमजोर हैं, बांधो भैंस से उसको, खूंटा तोड़ ले जाएगी। तो आप समझे कि वो खूंटा टूट जाएगा। उस जंजीर को मजबूत, हर एक चेन के टुकड़े को मजबूत करना पड़ेगा अगर आपको देश
अगर मजबूत करना है तो उनको बराबर लाना पड़ेगा। उनको बराबर के नागरिक का दर्जा हर मायने में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से देना पड़ेगा। ये सबके हित की और संपूर्ण देश के हित की बात है। तो आइए, मूर्ति का अनावरण तो हम करेंगे ही सब मिलके, लेकिन एक विचार मैं आपके साथ और छोड़ के जा रहा हूं। जैसा कि लक्ष्मी नारायण जी ने कहा, बहुत अच्छा विचार है। हम सभी वर्गों के, सभी समाजों के महापुरुषों का संयुक्त, कम से कम आप मुंडवा से शुरू कर सकते हैं, एक दूसरे के महापुरुषों के जयंती में आप शामिल हों और एक मिसाल यहां से शुरू करें। देखिए, हर बड़ी मुहिम की, हर बड़े अभियान की शुरुआत कहीं ना कहीं चिंगारी से शुरू होती है, कहीं ना कहीं छोटी जगह से शुरू होता है, और वो फिर एक चिंगारी फैलती है और आग लगती है। तो ये आप मुंडवा से शुरू कीजिए, मुंडवा की पावन धरा से शुरू कीजिए। वैसे आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इसको और प्रचार भी कीजिए इसका, कि हमारे क्षेत्र में देखिए हम ये कर रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में भी कीजिए। और अंत में मूर्तियों का अपना एक स्थान होता है, अपनी एक महत्ता होती है, इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन मूर्ति लगाकर महापुरुष के विचार, आदर्श, जीवनी, लेखनी अगर हम भूल जाएंगे या पढ़ेंगे नहीं या आत्मसात नहीं करेंगे, तो उस मूर्ति का वहां होना बेकार हो जाता है। मूर्ति से भी ज्यादा जरूरत है विचारों को और आगे बढ़ाना, उनकी जीवनी को आगे बढ़ाना, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, न केवल दलित कमजोर वर्गों की, बल्कि दूसरे समाजों की भी, जो आने वाले युवा हैं, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो उनसे, उनकी जीवनी से प्रेरणा ले सकें। मुझे आज यहाँ आप लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया, आप लोगों ने इंतजार भी किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पुनः। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं आप सभी का, मुंडवा वासियों का, आसपास के वासियों का, अनावरण समारोह समिति का और सभी पधारे हुए अतिथिगण का, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भीम।